नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी रथ। मतदाताओं की नब्ज टटोलने के लिए निकला यह खास चुनावी रथ पहुंच चुका है मऊ। इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। हमारे संवाददाता विद्यासागर ने सभी सीटों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि स्थानीय विधायकों ने अपने कितने वादों को पूरा किया है और कितने वादे अधूरे रह गए। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करवाने के लिए निकली इंडिया वॉइस का यह खास चुनावी रथ हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच चुका है पूर्वांचल के मऊ जिले में। घोसी, मधुबन, मोहम्मदाबाद, गोहाना और मऊ कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मऊ विधानसभा की। साल 2012 में इस सीट से कौमी एकता दल के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी विधायक चुने गए। उन्होंने बीएसपी के भीम राजभर को हराकर जीत दर्ज की। मुख्तार अंसारी ने फिलहाल बीएसपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद बात करते हैं मधुबन की। पिछले चुनाव में इस विधानसभा से बीएसपी के उमेश पांडे विधायक चुने गए, जबकि एसपी के राजेंद्र मिश्रा को हार का मुंह देखना पड़ा। मधुबन के बाद चुनावी रथ का अगला पड़ाव बनी घोसी। इस विधानसभा से एसपी उम्मीदवार सुधाकर चुनाव जीतने में सफल रहे, जबकि बीएसपी के फागू चौहान को हार का मुंह देखना पड़ा। मतदाता एक बार फिर अपने सिटिंग विधायकों को मौका देंगे या फिर किसी नए उम्मीदवार पर भरोसा करेंगे, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मऊ में मूलभूत सुविधाओं का बुरा हाल है। चुनावी रथ से विद्यासागर की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम चुनावी रथ में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर और आज चुनावी रथ लेकर हम पहुंचे हैं मऊ। मऊ क्रांतिकारियों की धरती है। जी हां, 4 विधानसभा क्षेत्र है। इस वक्त हम मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे पीछे जो आप ये स्मारक देख रहे हैं, शहीद स्मारक, ये स्मारक 1857 में हरक और हुल्लास को फांसी दी गई थी। तो इसके बाद हम शुरुआत करेंगे यहाँ से कि आखिरकार मऊ का कितना विकास हुआ है। फिलहाल मधुबन जो विधानसभा क्षेत्र है, बीएसपी का कब्जा है यहाँ से, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि यहाँ के लोगों की राय है कि यहाँ पर जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। आखिर कमी क्या रह गई है, दिक्कत क्या है, या फिर लोग क्या चाहते हैं, हम लोगों से जानेंगे। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस बार वो किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? कृष्ण मोहन मल जी, क्या करते हैं आप? यहाँ व्यापार मंडल के जिला महामंत्री हैं हम। और यहाँ दुकान है हमारी। तो इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? यहाँ तो विकास के नाम पर शून्य है, कोई विकास नहीं हुआ है। अभी ये सांसद निधि से बना है, ये उसी तरह उपेक्षा है। यहाँ जो निर्वाचन की जो सड़क है दोनों तरफ से टूटी हुई, पानी बह रहा है। विकास के नाम पर तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो आप क्या मन बना रहे हैं आप लोग? हम लोग तो मोदी जी के साथ हैं, उसी पर भरोसा है। अच्छा, ये भरोसा है कि मोदी जी विकास कराएंगे। हाँ, और आगे बढ़ते हैं, व्यापारिक वर्ग से भी पूछेंगे क्योंकि ये शहर है, चौक है एक, और इस चौक पर काफी संख्या में लोग रहते हैं। सब्जी की बाजार लगी हुई है, दुकानें हैं, दूर दूर से महिलाएं आते हैं। और आपको बता दें कि मऊ में एक और खास विशेषता है, यहाँ पर सब्जियां बहुत उपजती है, चाहे वो मिर्च हो, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो आलू हो, चाहे वो परवल हो। आसपास के इलाके में भी यहीं से सब्जियां जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ऐसा कोई हब नहीं है, ऐसा कोई मंडी नहीं है जिससे इन लोगों को फैसिलिटी मिले। आपका नाम बताओ। चंदन है। क्या करते हो? बेचता हूँ। मिर्च बेचते हो जी। अपने खेत में उपजाते हो? नहीं, किसान खरीद कर बेचते हैं। कहाँ से लाते हो? वो किसान लाते हैं तो हम खरीद कर बेचते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताओ कि ये इसमें कितना बेच लेते हो दिन भर में? मेहनत कितना फायदा होता है? यही 100, 200, 300 मिल जाता है दिन भर में। दिन भर में? जी। नोटबंदी के बाद असर हुआ है? जी हुआ है। हाँ। तो अब क्या मन बना रहे हो चुनाव के लिए? हम तो मना रहे हैं कि मोदी जी को वोट दिया जाए। तो मोदी जी ने तो नोट बंद कर दिया, तो भी बहुत फायदा है हम लोगों का। क्या फायदा? फायदा यही है कि मेहनत करके कमाना है हम लोग को। हाँ। और मेहनत से करेंगे तो क्यों नहीं फायदा होगा। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन
लोगों के पास पैसा रहेगा तभी तो सामान खरीदेंगे। तो पैसा जो भी ईमानदारी से होगा तो रोज 200-400 कमाएंगे, कितना हम लोग को ज्यादा लेकर क्या करेंगे? अच्छा, मतलब जो काले धन जब साबित हो जाएगा तो नहीं, जो हुआ है वो ठीक है, हाँ। उसका असर यहाँ नहीं है। जी। क्या नाम है? दिनेश नाम है सर। क्या करते हो? सब्जी काम करते हैं। अच्छा, तो चुनाव का क्या असर है यहाँ पर? चुनाव का असल तो ठीक ही है। अभी फिलहाल में मोदी जी का सिर्फ नाम है। नहीं, लेकिन यहाँ जो मौजूदा जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया। काम मान लीजिए अपने फंड से क्या किया नहीं किया मान लीजिए तो समय बताएगा। अभी मान लीजिए अभी लहर है सिर्फ मोदी जी का। अच्छा, लहर है। और भी क्या नाम है? अमित कुमार मल। क्या करते हो? इंजीनियर हूँ सर। इंजीनियर हो? कहाँ? डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हूँ सर। नौकरी नहीं, नौकरी कोई नौकरी नहीं, बेरोजगार बैठा हूँ। बेरोजगार बैठे हो? क्या चाहते हो? सर मोदी सरकार चाहते हैं कि कहाँ वो विकास हो गाँव का। मोदी की सरकार आएगी तब विकास होगा सर। विकास होगा। 10 साल से विधायक हैं, केंद्र में तो है मोदी जी। अरे सर तो राज्य सरकार लागू करेगी तब ना वो सेवाएं होगी यहाँ पे। अच्छा, चलो ठीक है। लोगों का यही कहना है कि भाई बेरोजगारी है, काम नहीं मिलता है और इसलिए जरूरी है कि आपका नाम क्या है? जनार्दन राजभर। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं। कौन सी सब्जी? हरी सब्जी में सब कुछ है। कितना बेच देते हैं दिन भर में? अब बिक जाता है 4-5 हजार का। तो नोटबंदी का क्या असर है? कोई असर नहीं है साहब। तो आप लोग चुनाव में क्या माहौल बना रहे हैं? माहौल हम लोग मोदी को जिताएंगे। अच्छा, यानी ये जो बाजार है, व्यापारी वर्ग जो है, जो किसान हैं, उनके मन में एक जुनून सवार हो गया है और उनका यही कहना है कि मोदी ही देश का भला करेगा। यानी इनका मानना है ये। जैसे कि आपने सुना, आगे बढ़ते हैं और लोगों के मिजाज को जानने की कोशिश करते हैं। मऊ के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं और जब हम चुनावी रथ लेकर रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ लोग हमें मिले जो खेत में काम कर रहे थे। धूप तेज हो रही है लेकिन फिर भी रोजमर्रा की तरह, यानी जो हमेशा से काम करते आते हैं वो काम कर रहे थे। कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ पुरुष भी हैं, कुछ युवा भी हैं। उन सब से हम जानेंगे कि आखिरकार 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उनको इससे कितना लाभ हुआ है या इस गांव का कितना विकास हुआ है। क्या तमाम तरह की जो योजनाएं चली थी उन योजनाओं को लेकर इन लोगों तक वो योजनाएं पहुंची कि नहीं, इनका कोई काम हुआ कि नहीं, इनका कोई विकास हुआ कि नहीं। चलिए इन्हीं लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम, आप क्या करते हैं यहाँ? ये गोबर ओबर खेती का काम करी न जा। खेती का काम हाँ। तो ये सरकार की जो तमाम जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं से कोई फायदा हुआ आप लोगों को? हाँ, मने का कुछ फायदा ना बा। अपनी कमाइले खैले में बाणी जा, चाहे थोड़ रहे चाहे ढेर रहे, वही में गुजरान करत हैं। अच्छा, तो नेता सब जब चुनाव का समय आता है तभी लोग पहुंचते हैं? जी बिल्कुल। जब हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो जब बहुत दिक्कत होती है तभी बुलाने पे भी नहीं आते हैं और जब इलेक्शन का टाइम आता है तब सबको दौड़ते हैं। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब कौन यहाँ अच्छा विधायक हो सकता है, किसकी सरकार अच्छी है? ये हमारी बड़ी माँ है और इनके हमारे बड़े पिताजी को मरे 4-5 साल हो गया। इसको वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता है, विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है। अब ये बताओ क्या करेगी ये? नहीं, और तो आपका नाम क्या है? मनोज यादव। तो अभी तो समाजवादी की सरकार थी, लोग कह रहे थे कि यादव का ही विकास हुआ है। नहीं, यादव कहाँ विकास हुआ है? ज्यादातर मुसलमानों का विकास हुआ है। यादव जी तो सिर्फ नाम के हैं। अच्छा, हम लोग तो करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। तो खेतों में ये लोग काम करते। आगे आइए, आप भी आगे आइए। आपका नाम बताइए। इंद्रजीत यादव। तो क्या करते हैं आप? खेती, किसानी करते हैं। और तो किसानी में फायदा कुछ मिलता है? कुछ रहे क्या फायदा, कुछ सरकार की तरफ से बीज के लिए, कर्ज माफ के लिए सब लेकर आता है। हम लोग मधुबन से लाते हैं, कोई 1 रुपया नहीं मिलता है। अच्छा ना, तो अन्न ठीक ठाक उपज जाता है साल भर खर्चे के लिए? कहाँ उपजता है? हम लोग 1 बीघा जमीन है, 10 परिवार है, उसमें क्या निकलेगा? कुछ अच्छा, हमें ये जानकारी मिली है, देखिए सबके हाथ में कुदाल है, सब अपने अपने खेत में काम कर रहे हैं। हमको ये जानकारी मिली है यहाँ पर जो मऊ जो है बाढ़ के समय में बाढ़ में दह जाता है। जब गर्मी आती है तो यहाँ पर आग लग जाती है। कुछ सही में ऐसा है? कुछ यहाँ पर बाढ़ आती है? जी बिल्कुल आती है। यहाँ तक नहीं आती, दीवारें में आती है। अच्छा, ठीक। और हमारा ये जो नीचे खेत है, ताल ओल है, सब भर जाता है। 4 बीघा खेती थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। उधर पानी से धान गायब हो गया और इधर गेहूं भी नहीं हुआ। नहीं, जब इस तरह का कोई हादसा हो जाता है, जब आपदा आती है तो कोई राहत मिलता है? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। आप बताइए, आप भी खेती करते हैं? हाँ। तो ये रोज आते हैं खेत में काम करके चले जाते हैं? हाँ। तो मोदी जी ने जो गैस कनेक्शन दिया है, बहुत सारी चीजों की जो व्यवस्था की है, उसका फायदा मिला आपको? नहीं, अखिलेश यादव जी की तरफ से जो योजनाएं चली थी उसका फायदा मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप बताइए, आप
खेत में काम करते हैं और क्या खेत करते में काम करते हैं। हैं, हाँ जी। रोज आते हैं काम करने? हाँ, और क्या, रोज नहीं करेंगे तो खाना मिलेगा? नहीं तो रोजगार नहीं है कोई आपके? नहीं, कुछ आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये क्या है, मेरे हस्बैंड? अच्छा अच्छा, यही है आपका हस्बैंड, ये भी खेती कर, दोनों आदमी मिलकर खेती हाँ, करते खेती हैं? करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी मोदी जी ने गैस कनेक्शन के लिए या फिर समाजवादी जो सरकार थी उन्होंने तमाम तरह के, जो सरकार है अभी, तमाम तरह की योजनाएं चलाई गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए जिसके पास रोजगार नहीं है रोजगार के लिए, तो क्या कुछ कोई फैसिलिटी नहीं? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। नहीं मिला। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो वाकई में जिन्हें लाभ मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, उन्हें कोई लाभ नहीं मिला है। अब जबकि चुनाव का माहौल है तो ये लोग भी सस्पेंस में है कि आखिरकार चुने तो किससे चुने, वोट तो कहीं देना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहां का हाल। तो चुनावी रथ लेकर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक विचित्र सी तस्वीर मुझे दिखी है। आज 21वीं सदी है, हम मंगल तक यात्रा कर चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर देखिए कि सरकार लाख दावे करती है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था है या फिर गाड़ियों की व्यवस्था है, लेकिन आज एक बुजुर्ग आदमी जो काफी बुजुर्ग है और वो बीमार, जो बीमार एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, वो उन्हें कैसे अस्पताल में ले जाया जा रहा है, यानी उनके पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी बात, सड़कें बहुत ही टूटी हुई है और उसी टूटी हुई सड़कों में किसी प्रकार से रेंगते हुए, खींचते हुए इस रिक्शा से वो अस्पताल ले जा रहे हैं। ये लोग सिर्फ असली वोटर हैं, ये अपना काम जानते हैं। आप ये बताइए क्या हुआ है इनको? ए भैया, इनके भइल हवे आज 10 वर्ष से बैठल है। अच्छा, ई महतारी है। हाँ। आ इनके केहू हरी खोजना, हम ही एगो हई की हम। हाँ। तो इनके एक आदमी बतावल के जब मधुबन में दवा है ताना आयुर्वेदिक, तो सरकारी अस्पताल में ले जाते हैं आप लोग? नहीं, आयुर्वेदिक दवा देला हाई हाँ। फंकियों के, हाँ। उहे ले जाने 6-7 महीना से ले जाते रही। अच्छा, तो कहना डॉक्टर की तनी हमारे लिए सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाते, ठीक हो जाएंगे? क्यों पूछवाइया होना सो कोई नहीं पूछा? नहीं, दवाई देवे कहे जा तो पर्ची बना के थका ला के जा, तू दवाई ले आवा। पैसा रही ना रही तो कहाँ जाए माने। तो अब ये लेके जैसे अब आयल बाणी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि सरकारी अस्पताल भी ले जाकर देखे, इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं हुई। इसलिए हम लोग अब आयुर्वेदिक दवा करा रहे हैं, यानी चूर्ण जो दिया जाता है उसी चूर्ण के सहारे उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये तस्वीर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या करते हो भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो। चुनाव में क्या माहौल है यहाँ? बढ़िया माहौल है। माहौल मतलब क्या मौजूदा विधायक ने काम किया है? कोई काम तो नहीं किया है। तो फिर भी किसका माहौल है यहाँ, किस पार्टी का? अब किसी का हुआ भी क्या हम बताने जाएंगे कि मैं किसी का हो सकता। ये बताओ, अपने बारे में बताओ, कोई फायदा मिला? हमको फायदा तो कुछ भी नहीं मिला। मजदूरी मिलती है? मजदूरी मिलती है। अच्छा, तो रोज मजदूरी मिल जाती है? रोज नहीं मिलती है। ठीक है, चलो, रोज मजदूरी नहीं मिलती है, लोगों का दर्द है, विकास नहीं हुआ है, ये लोगों का कहना है और वो कुछ कहना भी नहीं चाहते। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वहां का हाल। और अब हम पहुंचे हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, घोसी विधानसभा क्षेत्र मौजूदा दौर में समाजवादी पार्टी के कब्जे में है, लेकिन इस बार टक्कर है। टक्कर इसलिए कि अब मुख्तार अंसारी यानी सब बसपा में विलय हो गया है इस पार्टी का, और मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम यहाँ देखना चाहेंगे, यहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब यहाँ पर किस तरह का लोगों का मिजाज है, लोगों में परिवर्तन क्या हुआ है, विकास यहाँ पर कितना हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। अनीस अहमद। अनीस अहमद साहब, यहाँ पर कोई विकास हुआ है, काम हुआ? कोई अभी तक तो नहीं हुआ विकास, ना लाइन का न कोई क्या कहा जाए। लाइन मौजूदा विधायक समाजवादी से थे, अभी समाजवादी से हैं और सरकार भी समाजवादी की रही, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ। इस वक्त लाइन जो है तार और बदलाना है, 20 दिन हुआ है। बहुत समस्या है लाइन की, और लाइन नहीं रहती है। वक्त इलेक्शन का दौर है तो लाइन है। तो अब क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, क्या लोग सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन करना है हमको। परिवर्तन करना हाँ, है। कैसा परिवर्तन? परिवर्तन सरकार बदलेंगे हम लोग।
सरकार बदलेगी। हाँ बिल्कुल बदलेंगे। कौन से प्रत्याशी यहाँ पर सही है? यहाँ अब्बास अंसारी इस समय नौजवान है, बेहतर है, हाँ। इस समय बेहतर है, वहीं उन्हीं को जिताया जाएगा। अच्छा, यानी पहले तो यही था कि वो सपा में विलय पार्टी हो रही थी, सपा में होता तो आप लोग सपा को करते? नहीं नहीं, हम लोग सपा को नहीं करते क्योंकि ये 5 साल से विधायक कुछ नहीं किए। अच्छा, और भी हमारे पास युवा है, क्या नाम है? नफीस अहमद नाम है। नफीस अहमद, क्या चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो? सर सरकार हमें इसी चीज मतलब हमारे एजुकेशन लेवल आगे बढ़े, मतलब जो कमजोर तबके के लोग बच्चे उनको आगे पढ़ाई का मौका मिले। यहाँ तो बस यही देखते हैं इलेक्शन आएगा, हाँ वोट दो, सब कुछ मिलता कुछ नहीं, ना लाइट रहती, बच्चे एग्जाम टाइम है, अभी लाइट है, चुनाव इलेक्शन है तो लाइट मिल रही है, तो फिर लाइट नहीं मिलती, फिर बच्चे लालटेन लेके पढ़े या फिर ऐसे ही पढ़े, कोई मतलब नहीं। तो अब क्या करोगे, अब क्या चाहते हो बताओ? आगे सोच बदलना चाहते हैं ताकि हम लोग को पढ़ने का मौका मिले, नौकरी में चांस मिले हम लोग को। यहाँ पर जो युवाओं में क्या बदलाव दिख रहा है, क्या चाह रहे हैं कि सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार रिपीट होगी? नहीं सरकार रिपीट करने का कोई चांस ही नहीं है, हम लोग को मतलब अलग सोच चाहिए, पढ़ने का मौका चाहिए। अब सरकार बदले तभी तो कुछ होगा। इनको तो हम लोग देख लिए, कहते हैं हम लोग ये कर लेंगे। अखिलेश मुख्यमंत्री हमारे, तो वो लखनऊ में अपना सब कुछ बनाया, इधर तो कुछ नहीं होता। हाँ ये लागू हो गया, वो लागू, मिलता कुछ नहीं। अच्छा, आप बताओ चाचा। हम लोग ये चाहते हैं ना कि सस्ताई होके, हिसाब से चले। ये जो महंगाई बढ़ गई है सब बहुत काफी बढ़ गई है, आदमी बहुत परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है। अच्छा, नोटबंदी से परेशानी है? हाँ, नोटबंदी से तो साहब बारात आई हुई लौट गई है। अच्छा। नोटबंदी से बारात हुई, कमर से सीधी नहीं हुई। हमारे रिश्तेदार खुद ही परेशान था, हमारे पास भी आया था। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो समझ में पाल बदलना है, अब बदल देना है। तो लेकिन ये सवाल ये है ना कि बीजेपी को बदलना चाहते हैं कि समाजवादी को? अब भाई जो हम लोग के साथ में अच्छा करेगा देखेंगे वही को। अच्छा, आप बताओ। उनको हम लाना चाहते हैं, आवाम के बीच में कौन लाना चाहते हैं, कौन है? भी आने वाला कैंडिडेट हो। अब तक तो 5 साल में हम लोग किसी को नहीं देख पाए। 4 तारीख को ये नौजवान लोग फैसला करेंगे अपना। अच्छा, वैसे यहाँ पर किस चीज की दरकार है, किस चीज की जरूरत? ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बुनकरों का। यहाँ का सिटिंग विधायक जो है सुधाकर सिंह, यहाँ के लोकल के रहने वाले हैं। बिस्कुट जस्ट से आप टाउन से हटेंगे, उनका मकान है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। लोगों को बहुत आशा थी कि हम घर के लोगों को चुनेंगे तो हमारा मसला हल होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को, बुनकरों की तकलीफ इस बात की है कि प्रदेश में सरकार रहते हुए ये सिटिंग विधायक ये कोई भी काम नहीं किए हैं। अब आप लोगों का ये कहना है कि जब वो उन्होंने काम नहीं किया है तो क्या यहाँ के जो लोग हैं उनका मिजाज अब बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। अब्बास अंसारी को दे रहे हैं वो। अब्बास जी, ये सोच कर कि नया लड़का है, पहला चुनाव लड़ रहा है, काम करने की उमंग उस लड़के में देखा जा रहा है। कोई ऐसा विधानसभा का क्षेत्र गांव नहीं है जहां वो लड़का गया न हो। अच्छा, यानी मूल रूप से यहाँ के जो लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो भी विधायक चुनकर जाते हैं वो इसके बाद भूल जाते हैं इस इलाके को, इस इलाके का विकास नहीं होता है। लोग तो अपना समझकर उन्हें वोट करते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो उन्हें भूल जाते हैं। और यही वजह है कि आप परिवर्तन के मूड में है ये रथ। तो अब हम पहुंचे हैं चुनावी रथ लेकर मऊ विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, मऊ में है, लेकिन मऊ विधानसभा क्षेत्र जो कि बहुत ही चर्चित है। चर्चित इसलिए है कि मुख्तार अंसारी पिछले 4 बार से यहाँ विधायक हैं और फिर से जेल में रहते हुए नॉमिनेशन किया है। और जो स्थिति हमने देखी है, किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुआ है या लोग किस तरह से बातें कर रहे थे। लेकिन अब एक बात जो बहुत ही अहम है वो है एजुकेशन से संबंधित शिक्षा। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आपका विकास नहीं होगा, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी। और आज हमारे साथ हैं बहुत सारे टीचर, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 1-2 नहीं बल्कि बहुत सारे शिक्षक हैं इस वक्त हमारे साथ। और उन सबसे हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर, जो आए दिन जो लगातार जो बच्चे तैयार हो रहे हैं, यानी संकुचित मानसिकता की जो फौज तैयार हो रही है। मैं उसमें जानना चाहूंगा शिक्षकों से कि वो किस तरह से तैयार कर रहे हैं बच्चे को, या सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है या फिर पढ़ाई भी होती है। सबसे पहले आपका नाम बताएं। मेरा नाम राकेश गर्ग है और मैं सनबीम स्कूल मऊ का डायरेक्टर हूँ। अब आपसे हम सर ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं आपके पास, बहुत छोटे बच्चे, और फिर आप 12वीं तक पढ़ाते हैं यहाँ, जैसे हमें जानकारी मिली है, तो किस तरह से आप उसे एजुकेटेड करते हैं? हमारे स्कूल में शिक्षा जो की पद्धति जो है वो हम लोग यहाँ पे उनको विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से, स्पेशली प्ले ग्रुप से क्लास 2 तक या क्लास 5 तक जो भी होता है, सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देते हैं, उनको वे एक्टिविटीज़ के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जो कि इस जनपद में हमारा स्कूल जब खुला
तो शायद ये हम लोग का एक अलग तरीके का प्रयास था जिसे सभी अभिभावकों ने भी काफ़ी सराहा। और हम उम्मीद करते हैं कि जब ये बच्चे क्लास 12 तक जाएंगे तो ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे और इनको आगे की उच्च शिक्षा ग्रहण करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ये होता ये है कि आमतौर पर जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं या जो गार्जियन होते हैं उनके दिमाग में ये होता है कि हमारे बच्चा आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लेकिन मुझे लगता है कि एक कल्चर खत्म हो गया है कि हमारे बच्चा सुसंस्कृत कैसे बने। क्या वो प्रयास करें? जी हाँ, बिल्कुल। क्लास पीजी से लेके जो भी हमारे नए एडमिशन आ रहे हैं, हम उन सबको पहले एक क्लास देते हैं, सारे अभिभावकों को एक क्लास देते हैं और उसमें सबसे ज्यादा हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि पहले ज़माने में जैसे शाम को दिया जलता था या नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन आज पेरेंट्स ही वो नहीं कर रहे हैं और जब वो रोल मॉडल है वो नहीं कर रहे हैं तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। वैसे ही अगर KG1 या KG2 में बच्चे सारे कार्टून चैनल्स देख रहे हैं पर वो टाइम से उठना, टाइम से बैठना, टाइम से पढ़ना, टाइम से खेलना, ये चीज़ पेरेंट्स उनके साथ नहीं कर पा रहा है। तो पहले हम उनको यही शिक्षित करते हैं कि सबसे पहले सिस्टम बनाना जरूरी है। अगर बच्चा अच्छे सिस्टम में है तो वो कोई भी पढ़ाई करेगा, वो सक्सेसफुल होगा। लेकिन हमारे करिकुलम में सिस्टम बनाने जैसा कोई भी करिकुलम नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के करिकुलम में भी कहीं पर ये चेंजेस होने चाहिए कि बच्चों को कल्चर और आचार व्यवहार सिखाया जाए। एक पहले जो पद्धति थी गुरुकुल में बच्चे जाते थे, उन्हें ये नहीं कहा जाता था तुम पढ़ लिख के क्या बनोगे, उन्हें एक इंसान बनाने की कोशिश होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया में ये जो पद्धति है खत्म होते जा रही है। सिर्फ ये टारगेट रहता है कि हमें कुछ बनना है, पैसा कमाना है। और यही वजह है कि आपके जिला अधिकारी जब आते हैं या कोई बड़े आदमी जब बन जाते हैं डॉक्टर, तो उनके अंदर की संवेदनाएं जो है ना वो खत्म हो जाती है, वो सिर्फ कानूनी बात करते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, मुझे आपके इस कथन से हम पूर्ण सहमत हैं कि शायद अगर प्राचीन गुरुकुल पद्धति होती जहाँ पे बच्चों को हम जिस कौशल विकास की बात कर रहे हैं अब, अगर वो रहेगा तो बच्चे ज्यादा संवेदनशील होंगे और 12th के बाद खुद के पैरों पे खड़े होने का उनको पूरा एक उसमें सहायता भी मिलेगी। जो कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति में कोई भी राजकुमार राजा महाराजा से दूर जाके रहता था तो उसको शिक्षा के साथ साथ शास्त्र की के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा मिलती थी। और अगर ऐसा कुछ हम चेंजेस अगर हमारी सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, हम एजुकेशन की फील्ड वालों को निश्चित ही इसका बहुत ही स्वागत करेंगे। जी चलिए, बहुत सारे शिक्षक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अर्चना दुबे। क्या पढ़ाती हैं आप? कंप्यूटर टीचर हूँ सर। अच्छा, तो उसमें क्या पढ़ाती हैं? बच्चे को किस तरह से आप पढ़ाती हैं? सर हम बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो थियरी क्लासेस भी देते हैं और प्रैक्टिकल क्लासेस भी देते हैं। थियरी में मैं क्लास पीजी, हमारे यहाँ केजी से कंप्यूटर स्टार्ट है। अमूमन बहुत स्कूल्स में कंप्यूटर जो है क्लास 3rd या 4th से स्टार्ट होता है, लेकिन हम बच्चों को गेम्स के थ्रू बच्चों को कैलकुलेशन सिखाते हैं कि बच्चे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं स्मॉल डिजिट्स को। तो पहले हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि अब होता ये है कि अब कंप्यूटर का युग है, सब तस्वीरें सभी जगह बदल रही है। तो आप जब कंप्यूटर सिखाते हैं बच्चे को तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जैसे सामाजिक बातें, रामायण भी आप देखिए, वो क्या बोलते हैं उसको, कार्टून के जरिए जो बनने लगा है उसे एनिमेशन के जरिए। तो क्या इस तरह की बातें होती है आपके बच्चों के साथ? हाँ जी सर, बिल्कुल हम सिखाते हैं बच्चों को एनिमेशंस, मूवी मेकर्स में हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हम बच्चों मूवीज बना सकते हैं, कैसे हम कार्टून्स बना के उनको प्ले कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम उनको प्रैक्टिकली सिखाते हैं। आप? जी, मेरा नाम संगीता सिंह है और मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अच्छा, इंग्लिश तो बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए। तो क्या लगता है कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो बाहर की तरह बाकी शहर, क्योंकि मऊ है, छोटा सा शहर है, ये बहुत ही आबादी भी कम है और यहाँ गांव देहात के बच्चे आते हैं, तो वो डेवलपमेंट मिलता है यहाँ पर? बिल्कुल, हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट एक्टिविटीज़ होते हैं जिनकी हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि बच्चों में वो इनकलकेट करके और उनमें वो हैबिट ले आए ताकि बच्चे आगे बढ़े। बहुत सारे शिक्षक हैं, इतना तो समय नहीं है हम बात कर सकेंगे, लेकिन एक हम हिंदी टीचर से बात करना चाहेंगे। आपका नाम? मीना सिंह। मीना सिंह, आप हिंदी पढ़ाते हैं? जी, संस्कृत हिंदी दोनों पढ़ाते हैं। संस्कृत तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हिंदी जो साहित्यिक बातें होती है, क्या बच्चे के अंदर वो लगाव होता है पढ़ने के लिए? क्योंकि शिक्षा की जो पद्धति है वो बदल रहे हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल उनको हम बताते हैं कि अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम कैसे अपने एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, अगर हम हिंदी नहीं जानेंगे तो कैसे अपने कल्चर को जानेंगे। तो हम बिल्कुल बहुत से एक्टिविटीज़ के द्वारा बताते रहते हैं बच्चों को कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसको जानना कितना जरूरी है, कल्चर को कितना रिस्पेक्ट करना जरूरी है, बिल्कुल बताते रहते हैं। अब एक आखिरी सवाल ये कि आपके साथ जितने भी टीचर हैं, ये भी आपके सामने सब बच्चे ही हैं, आप तो ये पढ़ के नए नए बच्चे जो आते हैं और जो शिक्षक बनते हैं, क्या आप कभी ये कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को पहले ट्रेन किया जाए कि उन्हें मतलब गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी, एक लगाव जो होता था, आत्मीयता जो होती थी, वो कायम रहे? अवश्य। शायद सनबीम इस मामले में यूनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स आप सब अगर बीएड करके भले ये लोग आए होंगे, लेकिन इन सब को हमारे सनबीम में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है। प्लस इसके अलावा हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैम खुद ही सारे टीचर्स को काफ़ी हद तक उनको क्लासेस लेने के तरीके बताए जाते हैं, कैसे बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहिए, कैसे बच्चों से आंसर करना चाहिए, पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बच्चों को हमें संस्कारवान बनाना है तो शिक्षक को और साथ ही साथ गार्जियंस दोनों को ही हमको यहाँ पे एजुकेट करने की जरूरत है, और निश्चय ही तभी ये हमारे बच्चे एक अब अच्छे नागरिक देश के बन सकते हैं। आप संगीत सिखाते हैं? देखिए, मैं तो पहले विशेष धन्यवाद दूंगा हम अपने डायरेक्टर सर को कि इन्होंने पूरे सृष्टि में जो भी शास्त्र है, जो भी सभ्यता है, जो भी इतिहास है, जो भी सब्जेक्ट है का प्राकट्य जो है संगीत से हुआ है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के जो नायक हैं वो शास्त्र में अनुमोदित किया है कि संगीत जो से स्वर का जो उद्घोष होता है, जिसको ईश्वर बोलते हैं, उससे पूरी सृष्टि में शास्त्र, उपनिषद, गीता, बाइबल, पुराण, शास्त्र और जो भी पद्धतियां पढ़ाई जा रही, चाहे पाश्चात्य हो चाहे नहीं, वो तो ठीक है, संगीत वो तो सब जानते हैं। संगीत ये है कि आप संगीत से जुड़ते हैं तो ईश्वर से जुड़ते हैं। क्या वो आप जोड़ पाते हैं बच्चों को? हाँ, ये बात तो मैंने बोला ना कि मैंने धन्यवाद दे रहा हूँ अपने डायरेक्टर सर को, प्रिंसिपल मैम को, कि इन्होंने मऊ जनपद में और यह वो जो है सनबीम विद्यालय में और संगीत शास्त्र को रख करके जो भी बच्चों में बच्चे रुचि लेते हैं इसमें, जरूर बच्चे रुचि लेते हैं, और इन विद्याओं को पढ़ करके जो बच्चे अपने को हरासमेंट मतलब अनुभव करना चाहते हैं, करते हैं, उनका हम लोग परिमार्जन करते हैं इस संगीत के माध्यम से। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत ही एक अच्छी पहल है यहाँ पर मऊ में एक स्कूल के द्वारा, और यही कोशिश है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो नागरिक जो यहाँ पर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अपने पेरेंट्स जो आते हैं यहाँ पर बच्चों को लेकर, उन्हें एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए। तो मऊ के चारों विधानसभा का हाल आपने देखा, किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं और किस तरह से अपनी अपनी बातें रख रहे थे। सीधे तौर पर यह कहना था कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि हुए हैं उन्होंने विकास नहीं किया है। जहाँ तक चुनाव की बात कर ली जाए तो अभी भी मन मस्तिष्क में लोगों के जहन में ये सस्पेंस है कि आखिरकार वोट करें तो किसे करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं, यानी कि अगले जिला का रुख करेंगे, लेकिन जाने से पहले हम अपने स्पॉन्सर लेमन का शुक्रिया कहना चाहेंगे। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ विद्यासागर, मऊ। No!